सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। बीए फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर 1 के रिवीजन वीडियो में आपके साथ इससे पहले 3 वीडियो आ चुके हैं, चौथा ये वीडियो है। 3 वीडियो में मैं 3 पार्टों में डिवाइड किया है। सबसे पहले जीवन परिचय है, जिसमें सूर, मीरा, तुलसी और कबीर जी के परिचय हैं। साथ साथ सप्रसंग व्याख्या कैसे करनी चाहिए। दूसरे और तीसरे वीडियो में आदिकाल की परिस्थितियाँ, प्रवृत्तियाँ तथा उसका नामकरण। चौथा वीडियो में काव्य से संबंधित तत्वों, रस, अलंकार, छंद, शब्द शक्ति, शब्द गुण ये क्या होते हैं, इन सब के बारे में संक्षिप्त चर्चा यहाँ की जाएगी, जो आपके प्रश्न को बनाने में मदद करेगा। काव्य क्या होता है, सबसे पहले यही जान लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। विभिन्न विद्वानों ने इसको परिभाषित करने की अलग अलग कोशिश की है। बाबू गुलाब राय ने कहा है कि काव्य संसार के प्रति कवित्व की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की श्रेय को प्रय देने वाली अभिव्यक्ति है। वहीं पाश्चात्य विद्वान वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि प्रबल मनोवेगों को स्वच्छंद प्रवाह ही काव्य है। ऐसे ही डॉक्टर जॉनसन ने परिभाषित करने की कोशिश की है कि कविता सत्य और प्रसन्नता की सम्मिश्रण करने की कला है, जिसमें बुद्धि की सहायता के लिए कल्पना का प्रयोग किया गया है। डॉक्टर जॉनसन की परिभाषा में कल्पना, बुद्धि, भाव और शैली तत्वों की बात हुई है। यही काव्य के 4 तत्व हैं। आइए इन पर एक एक करके 4 मैंने तत्वों की बात करी। सबसे पहला है भाव, दूसरा है कल्पना, तीसरा है बुद्धि और चौथा है शैली। इनके बारे में बात करते हैं कि भाव, सबसे पहले भाव तत्व की बात करेंगे। भाव क्या है? कविता या किसी भी काव्य का प्रधान तत्व होता है। बिना भाव के किसी भी पंक्ति की कोई भी वैल्यू नहीं होती। सर्वाधिक प्रभाव उत्पन्न करने वाला तत्व होता है। इसे हम राग तत्व की संज्ञा से भी इसे अभिहित किया जाता है। शब्द प्रवाह के उत्स को खोलने वाला यह होता है। भावों की तीव्रता अभिव्यक्ति का उद्दीपक होता है। पाठक और श्रोता दोनों का ही संस्कार करता है। शब्द, अर्थ और कल्पना भावों के द्वारा ही साकार रूप प्रदान करते हैं। दूसरे तत्व की बात करें, कल्पना रूप सृष्टि करने वाली शक्ति है। जीवन के विभिन्न दृश्यों को सामने प्रस्तुत करने का कार्य कल्पना करती हैं। वस्तु या भाव जगत को चित्रमय करके पात्रों की व्यक्तित्व का साक्षात करने में और नीरस चीज़ों को रोचक बनाने का कार्य कल्पना तत्व करता है। हृदयगमन बनाने के लिए अनुभूति और अभिव्यक्ति दोनों पक्षों की पुष्टि करने का कार्य कल्पना तत्व करता है। अब तीसरे तत्व की बात करते हैं, बुद्धि तत्व क्या है? यह अनुभूति और अभिव्यक्ति दोनों की औचित्य की सीमा निर्धारित कर देता है। इसका समायोजन करता है कि अभिव्यक्ति पक्ष कितना होना चाहिए और अनुभूति पक्ष कितना होना चाहिए। यानी भाव और शैली में सामंजस्य स्थापित करने का जो कार्य है वो बुद्धि तत्व करता है। कहाँ हमें व्यंग्य प्रधान भाषा का प्रयोग करना है, कहाँ साधारण भाषा का प्रयोग करना है, कहाँ लौकिक शब्दों के द्वारा भाषा को सजाना है, कहाँ अलंकारों से उसको पुरस्कृत करना है, ये सारा जो कार्य है वो बुद्धि तत्व करता है। आइए चौथे तत्व की बात करें, शैली तत्व। जिस प्रकार मानसिक पक्ष मजबूत होना चाहिए, उतना ही बाहरी पक्ष भी उतना ही जरूरी होता है। इसका कार्य
सरल से सरल, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट और वक्र से वक्र व आकर्षक से आकर्षक बनाने का कार्य किया जाता है। यह वह तत्व है जो आम आदमी और कविता का अंतर स्पष्ट करता है। आइए दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, रस। अगला जो टॉपिक है वो है रस। रस को आनंद भी कहते हैं। जब किसी काव्य पंक्ति को पढ़ते हुए हमें आनंद की अनुभूति होती है, उसे ही रस कहते हैं। रस को परिभाषित करने की विभिन्न विद्वानों ने कोशिश की है। सबसे पहला रस का प्रयोग नाट्य शास्त्र में भरत मुनि के द्वारा मिलता है। इसमें उन्होंने विभाग, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति मानी जाती है। रस एक प्रकार का भाव मूलक स्थिति है जो कवि, निबंध, भावादि के प्रसंग से नाट्य सामग्री द्वारा रंगमंच पर प्रस्तुत करता है। ऐसे ही बहुत सारे विद्वानों ने इसको परिभाषित करने की कोशिश की है। जो कोई भी लेखक है या कोई भी कवि है, अब जब उसकी बात पाठक वर्ग तक पहुंच जाती है, उसको भी वही आनंद महसूस होना शुरू हो जाता है जो लेखक या कवि उसमें उत्पन्न करना चाहता है, उसी को रस कहते हैं। रस ही कविता का प्राण होता है, छंद उसका शरीर होता है। भूषणों के अभाव में शरीर जीवित रह सकता है, किंतु प्राण तत्व के बिना वो निर्जीव हो जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रस की महत्व पर प्रकाश डालते हुए ये शब्द कहे हैं। रस के इतने महत्वपूर्ण होने का प्रतिपादन यही नहीं रुकता, बल्कि आज तक भी यह जारी है। मध्यकाल में केवल आचार्य केशव को छोड़ करके सभी साहित्यकारों ने रस के महत्व को स्वीकारा है। आचार्य देव ने तो नवरस सब संसार नवरस में है सिंगार, यह कहकर इसकी पुष्टि की है। जो आचार्य केशव को छोड़ने की बात की है, तो आचार्य केशव जो है अलंकारवादी हैं। उन्होंने अलंकारों के बारे में बताया है। अब मैं रस को संक्षिप्त रूप में आपको बता देती हूँ कि रस के 4 प्रकार होते हैं। रस के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है स्थायी भाव। स्थायी भाव। दूसरा होता है विभाव। तीसरा होता है अनुभाव और चौथा होता है संचारी भाव। अब ये क्या हैं? स्थायी भाव जो हैं, जो पहले से ही हृदय में जन्मजात होते हैं, हमारे हृदय में शामिल होते हैं। विभाव का मतलब होता कारण, जिसके कारण नायक नायिका के कारण कोई भी रस उत्पन्न हो रहा है, उसको बोलेंगे विभाव। इसके भी 2 उद्दीपक और आश्रय 2 प्रकार होते हैं। उद्दीपक का मतलब है कोई स्त्री या पुरुष या वस्तु, और जिसको पैदा करने में